हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 33 ऑफ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज। आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ चीजें देखेंगे क्योंकि सोशो कल्चरल रिफॉर्म मूवमेंट से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पर सोशो कल्चर मूवमेंट को करेंगे दो पार्ट में। आज से पार्ट वन होगा क्योंकि काफी सारी हुई है, आप खुद भी माइंड से कंफ्यूज हो जाओगे, फैडअप हो जाओगे। इसके अलावा ट्राइबल एंड पीजेंट रिपोर्ट बहुत सारे हुए हैं, इस पर एक सेशन करेंगे हम लोग। एंड लास्टली 1939 जब वर्ल्ड वॉर शुरू होती है सेकेंड, एंड कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइन कर देती है, वहां से लेकर 1947 तक काफी सारे क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, दिस डेलीगेशन दैट डेलीगेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। और 1931 के आसपास जब आपकी सीडीएम मूवमेंट और उसके साथ साथ तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होती हैं, ये फेज थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। तो ओवरऑल मैक्सिमम हम लोग 5 लेक्चर्स देखेंगे जिसमें हम मॉडर्न इंडिया से जो भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है वो कवर करेंगे। ओके, बट आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीवाईक्यूज पे नजर डालते हैं। ये 22 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड एज सेक्रेटरी विद हिंदू फीमेल स्कूल, जिसको बाद में नाम रखा गया बैथ्यून फीमेल स्कूल। ओके, इसके बारे में क्वेश्चन हुआ, यानी सीधे फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपने इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप क्वेश्चन को आंसर नहीं कर सकते थे। और तो मैं आपको जो पढ़ाऊंगा उसमें हो सकता है काफी सारे फैक्ट्स भी होंगे, तो ये मत सोचना कि मैं आपको कुछ बकवास पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको सिर्फ वही चीजें पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी और जिस तरीके से पूछी जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया, पेयर मैच द पेयर करने को कहा गया था। एंड सी अगेन, संस्कृत कॉलेज एट बनारस, इनके फाउंडर पूछे गए, विलियम जोन्स, कैलकाटा मदरसा, वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम कॉलेज, आर्थर वेलेस्ली। अब नाउ सी अगेन फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, राइट। तो मैं आपको एक सेशन कराऊंगा, सभी जितने भी हमारे वाइस रॉय जो कि पहले गवर्नर जनरल माने जाते थे, तो ये जितने भी थे ना, इन सभी पे मैं आपको एक एक शॉर्ट सेशन कराऊंगा, तो उसमें ये सब आ जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पर क्या बना, विलियम जोन्स, आर्थर वेलेस्ली के टाइम पर क्या बना, क्यों बना। ऑलराइट, तभी आप ये क्वेश्चन हैंडल कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी अगर फैक्ट की तरफ शिफ्ट कर रहा है तो हमें उसी तरीके से पढ़ना होगा। आगे बाकी मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से कि आपको ये चीजें याद हो जाएं लेक्चर्स के साथ ही। तो डोंट थिंक कि मैं आपको कोई बोरिंग नॉलेज दे रहा हूं। मैं नहीं कर रहा हूं, यूपीएससी खुद आपको एग्जाम को बोरिंग बना रहा है। सिमिलरली यहाँ पर अगेन टाइमलाइन पता होनी चाहिए हमें, कौन सा इवेंट किस टाइम पर हुआ और उनके सीक्वेंस पता होना चाहिए। अगर ईयर याद है तो सीक्वेंस बना लोगे। ओके, फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड एट द अर्लीस्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश आर्य समाज। अगेन जब तक आपको ईयर नहीं पता होगा नहीं कर पाओगे। दीन बंधु मित्र, नील दर्पण लिखा, ये सब जानते हैं, नील दर्पण लिखा, फिर इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया माइकल मधुसूदन दत्त ने। लेकिन किस ईयर में किया वो जब तक नहीं पता होगा तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ लिखी, बट किस ईयर में। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विस, किस ईयर में। राइट, ये सब चीजें पता होनी चाहिए तभी क्वेश्चन को हैंडल कर पाओगे। मॉडर्न इंडिया से वैसे क्वेश्चन अब नहीं आते जिसको हम एक टाइम पर मानते थे काफी स्कोरिंग होते हैं। इसलिए मैं ये 5 लेक्चर्स आपके साथ इसलिए कर रहा हूं ताकि जहां से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो कवर किया जा सके। संथाल अपराइजिंग को लेकर क्वेश्चन आया तो मैं आपके साथ करूंगा, पीसेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट्स, राइट। सिमिलरली हिंद मजदूर सभा। तो यहाँ पर ये जितनी भी ट्रेड यूनियन लेड मूवमेंट हुई हैं, इन पर भी हम एक सेशन देखेंगे ताकि आपको ये सब नाम पता हो जाए, ठीक है। और सिमिलरली ट्रेड के साथ ही हम उसी लेक्चर में कर लेंगे मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिस्ट। आज की लेक्चर को मैं शॉर्ट इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अगर मैं सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एक ही लेक्चर में करवाऊंगा तो वो 1 आवर से ऊपर निकल जाएगा, फिर आप लोग कहते हो बोर हो जाते हैं इतनी देर में। ओके, लेकिन अब एग्जाम टाइम में अगर आप बोर हो जाते हो लंबे लेक्चर में तो फिर यार प्रॉब्लम है। Anyway, Keshav Chandra Sen is associated with establishment of which of the above? Now again, जब तक आपने इनके बारे में पर्सनली नहीं जाना होगा अच्छे से डिटेल में तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, राइट। ये सब आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेगा। ओके, सो मैं आपको बहुत बता चुका हूँ, हमारा मोटिव है 65 क्वेश्चंस को टारगेट करना कि हम कॉन्फिडेंटली इनको अटेम्प्ट कर पाए। 5 से गलत भी हो जाए तो भी हमें अपना स्कोर 110 प्लस तो शॉर्ट शॉर्ट लेकर चलना ही है। सत्यशोधक समाज, इसका पर्पस क्या था, गोल क्या था, राइट। तो ये पीवाई क्यूज को दिमाग में रखते हुए ही हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए, दिस इज आवर लेक्चर नंबर 33 इन प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज, ठीक है। ये भी मैं सभी के लिए ओपन रख रहा हूँ। मैंने मोस्टली मैंने देखिए आपके साथ एनवायरमेंट, साइंस टैग और इकोनॉमी, इन 3 चीजों से रिलेटेड जो प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज में है वो लेक्चर सब सिर्फ पेड रखे हैं, बाकी चीजें आपके लिए ओपन ही रखी गई हैं सब। चलिए, राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक और जो पैटर्न बन सकता है आपके क्वेश्चन का वो है कंटेम्प्ररी, कौन किसका कंटेम्प्ररी रहा है। और ये चीजें आप तब तक आंसर नहीं कर सकते जब तक कि आपको उनका टाइम पीरियड ना पता हो कि कब से कब तक वो जीवित रहे। तो 1772, अब 72 वही टाइम पीरियड है जब वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल बनेगा, राइट। और वहां से लेके 1833 तक, यानी कि जब तक आपका विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल रहेगा, राइट। और बेंटिक को ही हम लोग कहते हैं कि इसने सती एबॉलिश किया था बाय रेगुलेशन 17, ओके, 1929 में। यानी कि ये
जो गवर्नर जनरल रहे, ये राजा राम मोहन रॉय के टाइम पीरियड पर ही रहे। ओके, इनको हम फादर भी कहते हैं इंडियन रेनेसा का। रेनेसा का मतलब देखिए, रेनेसा का एग्जैक्ट मतलब होता है रीबर्थ। ठीक है, रीबर्थ यानी कि इंडियन कंटेक्स्ट में अगर हम इसको देखें तो हम अपने ही एंशियंट नॉलेज को या एंशियंट रिलीजन को रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर हमारा रिलीजन खराब नहीं था, उसकी टीचिंग खराब नहीं थी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो करप्ट होती चली गई। उसमें सोशल इल्स घर कर गए, लोगों ने अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए कहीं पे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया, कहीं पे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया। तो ये जो सोशल इल्स थे, उन सबको रिमूव करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने अपनी मूवमेंट शुरू की, और इसी को हम लोग कहते हैं ही इज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। यानी कि हम अपने आइडियल रिलीजन, अपने एंशिएंट रिलीजन को रीडिस्कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उनके सोशल इल से दूर करने की। अब जरा एक बार इमेजिन कीजिए वो सिनेरियो जब आप 18th सेंचुरी में जी रहे हो। ओके, आप 18th सेंचुरी में जी रहे हो अराउंड, सॉरी, ओके, देखिए अब उधर का जरा एक बार सोशल सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि उस टाइम क्या क्या प्रॉब्लम चल रही होंगी। सबसे पहले बच्चों के लेवल से सोचिए, बर्थ हो रहा है, ओके, कोख में ही बच्ची को मार दिया जाए या पैदा होते ही मार दिया जाए, तो हाँ, फीमेल इन्फेंटिसाइड एक इशू रहा होगा कि बच्चियों को पैदा होते ही मारा जा रहा था उस टाइम। सो ये एक सोशल इल हो गया। दूसरा, अगर वो बच्ची बच भी गई, उसके बाद थोड़ी सी बड़ी होगी, 8 7 5 साल की होगी, और फिर क्या कर दी जाएगी, उसकी चाइल्ड मैरिज, तो ये एक और सोशल इल है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर एक कोई थे कयास्त ब्राह्मण, ओके, उन्होंने शायद 200 से ज्यादा शादियां कर रखी थी। उनकी सब, वो खुद 80 साल के थे, लेकिन उनकी सबसे छोटी जो वाइफ थी वो 8 साल की थी। और जब उनकी डेथ हुई तो फिर सबको सती होना पड़ रहा था। राइट। तो दूसरा इल क्या था, पॉलीगैमी। लोग मल्टीपल मैरिजेस कर रहे थे, अपने से आधी से भी आधी उम्र की लड़कियों से। नेक्स्ट इज कि अगर वो लोग मर जाते हैं तो उसके चक्कर में फिर सभी को सती होना पड़ रहा है। दिस वाज अनदर अनदर सोशल इल। राइट। उसके बाद विमेन एजुकेशन को बिल्कुल प्रमोट नहीं किया जा रहा था। इवन जब प्रमोट करने की कोशिश भी की गई तो काफी ज्यादा ऑर्थोडॉक्सी सेक्शन की तरफ से रिएक्शन आया कि ये विमेन पढ़ लिख लेंगी तो दे विल मेक ए स्लेव ऑफ देयर हस्बैंड। इस तरह की लैंग्वेज बोली जाती थी उस टाइम पर। अभी हम देखेंगे राधाकांत देव की धर्म सभा के बारे में। इसके अलावा और क्या हो रहा था, एक सबसे बड़ा सोशल इल था कास्टिज्म। कुछ कास्ट को ये मान ही लिया गया था कि आपको यही वर्क करना है, सफाई का ही काम करना है, मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन खुल के चल रहा था। तो ये सोशल इल्स हैं। अब ये जितनी भी सोशल मूवमेंट हम पढ़ेंगे ना, इन सबका कॉमन गोल यही रहेगा, फीमेल इन्फेंटिसाइड को प्रमोट करना। और एक और कोई सा छूट गया हमारा, दैट इज कॉल्ड एज विडोहुड। ओके, या विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज अलाउ नहीं किया जा रहा था, इवन कि वो लेडी अभी काफी यंग है। और इसके पीछे एक अलग ही मोटिव था। विडो रीमैरिज के पीछे एक रीजन ये भी था कि आपके हस्बैंड की तो डेथ हो गई, लेकिन अगर आप अब विडो रीमैरिज कर लो, आप दोबारा रीमैरिज कर लेते हो, आपके बच्चे होते हैं, तो प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है। तो हमेशा ये जो सोशल इल्स शुरुआत हुई है ना, इन सबके पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन ग्रीड रही है रीजन। ऑलराइट। तो ये जितनी भी सोशल मूवमेंट्स है, उन सबका मेन जो कोर रहेगा वो यही सारे इश्यूज रहेंगे। ओके, तो मेंस में जब आप लिखोगे ना, तब आपका पूरा ध्यान इन्हीं चीजों के अराउंड रहना चाहिए, आपके आंसर पे फोकस। चलिए आगे चलते हैं। राजा राम मोहन रॉय की बात कर लेते हैं। ही बिलीव इन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच। राइट। ऑर्थोडॉक्सी से निकालना चाहते थे लोगों को। वो चाहते थे कि पीपल शुड डेवलप द एबिलिटी टू रीजन। अगर मुझे बताया जा रहा है कि बिजली गरज रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है भगवान क्रोधित हैं तो बिजली गरज रही। नो, देयर इज सम रीजन। ओके, वो रीजन बताइए आप। ओके, आपको कहा जाए कि आप बस ये हवन कीजिए और आपका ये काम बन जाएगा। नो, टेल मी द रीजन, वाई, कैसे बन जाएगा। ओके, लोगों को रीजन करने की, यानी कि लोगों से कहा जा रहा है कि आप क्वेश्चन कीजिए, किसी भी चीज को ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिए। ऐसा नहीं है कि नहीं भगवान ने ऐसा कहा है तो ऐसा होगा। नो, जस्ट रेज दी क्वेश्चन। भगवान खुद तो नहीं आए ना कहने, और अगर आए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आज हम लोग जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, वो एज इट इज तो नहीं होंगी, सब में चेंजेस होते हैं। महाभारत जब लिखी गई थी, जब उसमें हार्डली कुछ 8,800 श्लोक थे, बनते 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 उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हो गए। तो सब कुछ तो डिटो नहीं है। देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ इंटरपोलेशन इन एनी रिलीजियस स्क्रिप्चर। तो वो चाहते थे कि यू शुड क्वेश्चन द अथॉरिटी। जैसे हम लोग गैलीलियो का जानते हैं, उसने कहा था कि नहीं, धरती के अराउंड सब सूरज रोटेट नहीं करता है, सूरज के अराउंड धरती और दूसरे ग्रह रोटेट करते हैं। उसको फांसी पे चढ़ा दिया गया बाय रोमन चर्च। अरे, तो इस तरह की अंधभक्ति नहीं करनी है। डेवलप द एबिलिटी टू रीजन। और यही हमने अपने डीपीएसपी में भी लिखा है, दैट वी नीड टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। राइट। ब्लाइंडली नहीं मानना है सब कुछ। सिमिलरली ह्यूमन डिग्निटी की बात की जा रही है, सोशल इक्वालिटी की बात की जा रही है। अब इन्होंने कहा कि देखिए, सबसे बड़ी हिंदुइज्म में एक और प्रॉब्लम ये है पॉलिथिज्म की, बहुत सारे भगवान हैं।
इन्होंने कहा मोनोथेइज्म फॉलो कीजिए, एक भगवान बस। तो इसमें ये ना थोड़ा क्रिश्चियनिटी से थोड़े ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो पहले तो ना मिशनरीज जो, अब स्टोरी की तरह समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने इन्होंने कहा कि क्रिश्चियनिटी में अच्छी बात है कि एक ही गॉड है, ठीक है, और वो क्या सिखाता है, कंपैशन, कि दया रखिए। जीसस ने, जिन्होंने उनको क्रूसिफाइड किया, उनके लिए भी लास्ट में प्रे की कि इन लोगों को क्षमा करना, ये लोग अज्ञानी हैं, इन्हें पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। ओके, तो वो कंपैशन वाली जो फीलिंग थी क्रिश्चियनिटी में, उससे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस थे राजा राम मोहन रॉय। एजुकेटेड थे, ऑब्वियसली बात है, एजुकेशन कौन सा लिया था, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस एजुकेशन ही लिया था। 1809, अब ये मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई, जब तक हमें इवेंट की टाइमलाइन नहीं पता होगी दिक्कत हो जाएगी एग्जाम में। 1809 में इन्होंने लिखा गिफ्ट टू मोनोथिज्म। अब क्रिश्चियंस को बहुत पसंद आया, वाओ दिस मैन इज टॉकिंग अबाउट क्रिश्चियनिटी, ही इज क्रिटिसाइजिंग द सोशल इल्स ऑफ हिज ओन रिलीजन। तो इससे तो हमें कन्वर्शन करने में बहुत मदद मिलेगी इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में, राइट। तो मिशनरीज पहले बहुत खुश हुए, लेकिन उनका दिल तब टूट गया जब इन्होंने एक और किताब लिखी 1820 में, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। इसमें इन्होंने कहा कि जीसस की मॉरल एंड फिलोसफिकल टीचिंग्स को अपनाइए, बट उनके ये मिरेकल वाली जो स्टोरीज है इनको डिस्कार्ड कर दीजिए। तो फिर मिशनरीज इनके अगेंस्ट हो गए कि ऐसा थोड़ी होता है, मॉरल प्रिंसिपल और फिलोसफिकल तो आप अपना रहे हो, बट मिरेकल्स नहीं मान रहे हो जीसस के, आप जीसस के मिरेकल्स में बिलीव कीजिए। तो उन्होंने क्या कहा, नहीं मैं बात कर रहा हूं अपने लोगों से साइंटिफिक अप्रोच, मैं बात कर रहा हूं उनसे रीजन, क्वेश्चन करने की एबिलिटी डेवलप करने की बात कर रहा हूं, आप कहां मिरेकल की बात करें। और आज भी आप टीवी पे देखिएगा, ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज के कुछ वो आते हैं न्यूज चैनलों पे मॉर्निंग मॉर्निंग में, ठीक है, उसमें देखोगे आप कुछ लोग बहुत पागलों की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं, उस पर फादर कुछ रखते हैं एंड वो सब नाचने लगते हैं बेवकूफ की तरह, वो ठीक हो जाते हैं। इस तरह के मिरेकल्स शो करते हैं ये लोग। तो उन लोगों ने, उन्होंने वही कहा था, जीसस की टीचिंग्स अच्छी हैं, ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, कंपैशन की बात कर रहे हैं, दया रखिए, उनके मॉरल्स, उनके फिलॉसफीज सब अच्छी हैं, बुद्धा की भी सेम फिलॉसफीज थी, बट ये जो मिरेकल वाला पार्ट है इसको डिस्कार्ड कीजिए। तो यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे वो राजा राम मोहन रॉय के अगेंस्ट हो गए, ठीक है। अब चाहे कोई इंसान कितनी भी अच्छी बात कर ले, मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के कितनी भी अच्छी बात कर लूं, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कि मैं इन थॉट्स को एक इंस्टीट्यूशनल शेप ना दे दूं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में। तो उसी के लिए इन्होंने 1814 में बनाई आत्मीय सभा। नाउ रिमेंबर द ईयर, ओके। 1809 गिफ्ट टू मोनोथिज्म में लिखा इन्होंने कि एक ही भगवान को मानिए। 1814 में इन्होंने अपने थॉट्स को इंस्टीट्यूशनल शेप दिया, आत्मीय सभा बनाई, और 1820 में क्रिश्चियन मिशनरीज की भी गलतफहमी दूर कर दी कि मैं आपके मॉरल्स एंड फिलॉसफीज में बिलीव करता हूं, बट मिरेकल्स में नहीं। ऑलराइट, आइडोलेट्री के अगेंस्ट थे ये, कोई आइडल वर्शिप नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बिलीफ होनी चाहिए। कास्ट रिजिडिटी के अगेंस्ट थे, कास्टिज्म में बिल्कुल बिलीव नहीं करना है। रिचुअल्स के अगेंस्ट थे कि ये जो मीनिंगलेस रिचुअल्स हैं, जिनको ब्राह्मण कम्युनिटी ने बहुत एक्सप्लॉइट किया, ओके, इन द एंशिएंट टाइम, मिडाइवल टाइम, कि आप रिचुअल परफॉर्म कीजिए, उससे ये मिलेगा वो मिलेगा, यश मिलेगा आपको, ये सब मीनिंगलेस रिचुअल्स को ये क्रिटिसाइज करते थे। और सोशल इल्स, जो मैंने आपको यहाँ पे ये सारे लिस्ट डाउन किए, सारे सोशल इल्स के अगेंस्ट भी ये वर्क कर रहे थे। वेदांत में ये बिलीव करते थे बिकॉज उनका मानना था कि हमारे स्क्रिप्चर्स में से वेदांत ही एक ऐसा है विच इज बेस्ड ऑन रीजन, जो सही मायने में क्वेश्चन कर रहा है हर चीज को। इन्होंने डिनाउंस किया पॉलिथिज्म को, कि मल्टीपल गॉड वाला कल्चर बात ठीक नहीं है। ही डिस्कार्डेड द अवतार थ्योरी, कि भगवान का अवतार होगा, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, जो करना है इंसान को ही करना है, पाप से लड़ना है तो इंसान को ही लड़ना है। ही डिनाइड द स्क्रिप्चर्स एज अल्टीमेट अथॉरिटी ट्रांसेंडिंग ह्यूमन रीजन एंड कंसाइंस। ये कहते थे कि अब देखिए, नाउ अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, इंडिया बिलीव करता है कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो इससे हम मूर्ति में प्राण डाल सकते हैं, बट ये कहते थे नहीं, इवन अगर आपके स्क्रिप्चर्स भी ये बात कह रहे हैं जो ह्यूमन रीजंस के अगेंस्ट जाती है, कि आप एक मूर्ति में प्राण कैसे डाल सकते हो, उसमें लाइफ कैसे डाल सकते हो, ठीक है, तो ये ह्यूमन रीजन के अगेंस्ट जा रही है ना, तो वो उन्होंने कहा इसको भी डिनाई कर दो। ऐसे स्क्रिप्चर्स, ऐसे सैक्रेड टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट में बिलीव मत करो जो ह्यूमन रीजन पे फेल हो जाते हैं, राइट। नो स्टैंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन। डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा एंड ट्रांसमाइग्रेशन पर उन्होंने कोई स्टैंड लिया नहीं, इंडिविजुअल पे छोड़ दिया, आपकी मर्जी है, मानना है आप बिलीव करते हो तो कर लो, नहीं करना है तो मत करो। ओके, अगर आपको लगता है कि कर्म के बेसिस पे जन्म होता है तो फिर अच्छे कर्म करो, ताकि अगली बार आपको बेटर लाइफ मिले। आत्मा है नहीं है वो बिलीव नहीं, मानते नहीं थे ये सब ज्यादा। उनका ये मानना था कि धरती पे और दुनिया में करने के लिए इतना कुछ है कि दूसरी दुनिया के बारे में सोचने का वक्त ही किसके पास है। राइट, तो हमने कहां तक देख लिया, 1820 में इन्होंने प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस लिख दिया, 1814 में आत्मीय सभा बन गई थी। अब इसी आत्मीय सभा को 1828 में इन्होंने और बड़ा शेप दिया विद द नेम ऑफ ब्रह्मो सभा, जिसका नाम बाद में बदल के हो गया ब्रह्मो समाज। ओके, ब्रह्म समाज में इनके कुछ रूल्स पूछे जा सकते हैं आपसे। प्रेयर करना अलाउ था, रीडिंग ऑफ उपनिषद भी अलाउ था, मेडिटेशन करना अलाउ था, लेकिन आइडल वर्शिप अलाउ नहीं थी, किसी भी तरह के रिचुअल्स परफॉर्म करना अलाउ नहीं था इन ब्रह्मो समाज, ठीक है।
ये प्रीच कर रहे थे आपको मोनोथिज्म, बिलीफ इन वन गॉड, बट ऑन द बेसिस ऑफ रीजन एंड उपनिषद। और ये कहते थे कि जो भी स्क्रिप्चर्स हैं, टेक्स्ट हैं, अगर वो आपके रीजन के सामने फेल हो जाते हैं तो फिर उसको फॉलो मत कीजिए। राइट। ऑब्जेक्टिव इनका अल्टीमेटली कोई नया रिलीजन स्टैब्लिश करना नहीं था। इनका ऑब्जेक्टिव था सिर्फ जो हिंदुइज्म है उसको प्यूरिफाई करना, उसमें जो गलत चीजें हैं उनको डिस्कार्ड करना। ठीक है, कोई नया रिलीजन स्टैब्लिश करना इनका मोटिव नहीं था। इन्होंने कभी नहीं कहा कि नया रिलीजन बनाएंगे एकदम फ्रेश, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो सोशल इल्स थे हमारे रिलीजन में उसको रिमूव करना था। ठीक है, और आज भी ये कई सारे इल्स हैं जो अभी भी चल रहे हैं हमारे यहाँ, कई चल रहे हैं। ठीक है, काला जादू हो, बेवजह के रिचुअल्स हों कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इवन यूपीएससी एस्पिरेंट भी हाथों में अंगूठी पहनना, गले में कोई माला पहनना और ये सोचना कि इससे हमारा कुछ अच्छा हो जाएगा, जबकि वो खुद जानते हैं कि वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, तो इस तरह के सोशल ये मिस गिविंग्स हमें नहीं फॉलो करनी है। ठीक है? अब ये हमेशा होता है जब भी आप कोई प्रोग्रेसिव बातें करोगे तो एक सेक्शन ऐसा होगा जो ऑर्थोडॉक्सी की बात करेगा। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स होगा। जैसे मैंने आपको बीजेपी का एग्जांपल दिया, राजीव गांधी ने जब कहा हमें कंप्यूटर को बहुत तेजी से प्रमोट करना चाहिए इंडिया में, हमें कंप्यूटर्स अपनाने चाहिए, बीजेपी वॉज ऑन द अदर साइड, नो नो कंप्यूटर्स विल टेक द जॉब। ठीक है, फिर जॉब चली जाएंगी, बीजेपी उस टाइम अगेंस्ट में थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि प्राइवेट पर्स खत्म करो, ये राजघरानों को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, हो गया इंडिया में मर्ज, छोड़ो अब ये सब, लाखों रुपए इनको हर साल बजट में क्यों दिए जाते हैं। तब भी बीजेपी इसके अगेंस्ट में चली गई कि नहीं नहीं, राजघरानों ने विश्वास किया था, भरोसा किया था, पटेल साहब ने जबान दी थी, आप ऐसे कैसे कर रहे हो। तो हमेशा आप कुछ करोगे तो एक सेक्शन आपके अगेंस्ट होगा। तो यहाँ पर जब ये प्रोग्रेसिव बातें कर रहे थे उसी टाइम पर ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स भी थे जिनका मानना था कि भाई साहब सती होना तो देवी बन जाओगी आप, सती होना जरूरी है, आप देवी बन जाएंगे इससे। तो विडो रीमैरिज अच्छी चीज नहीं है, उनका ये मानना था। चाइल्ड मैरिज बहुत जरूरी है। ओके, लड़कियां प्यूबर्टी से पहले ही शादी कर दो, अदरवाइज फिर दिक्कत हो सकती है। राइट, विमेन को एजुकेशन मत दो, विमेन को अगर एजुकेशन दोगे तो वो अपने हस्बैंड की सुनेंगी नहीं, उसके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, वो हस्बैंड को कंट्रोल करना शुरू कर देंगी। राइट, तो एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ऐसी थी जो इस तरह की चीजों में बिलीव कर रही थी, एंड दिस वॉज लेड बाय राजा राधाकांत देव, और उन्होंने इसके लिए स्टैब्लिश की थी धर्म सभा। उनका यह मानना था कि आप जो प्रोग्रेसिव बातें कर रहे हैं ना, ये हमारे धर्म के विपरीत है, ये हमारे धर्म को डिस्ट्रॉय कर देगी। राइट, तो ये ऑर्थोडॉक्स का भी याद रखिएगा, धर्म सभा ये काउंटर कर रही थी ब्रह्मो सभा को या ब्रह्मो समाज को। इनकी और अचीवमेंट देख लेते हैं। इन्होंने एंटी सती स्ट्रगल शुरू की 1818 में, क्योंकि इनकी जो भाभी थी, जब इनके भैया की डेथ हुई तो उनकी भाभी को सती करने के लिए फोर्स किया गया। राइट, तो इन्होंने कहा कि वहां से मेरे हार्ट पे वो बात फील हुई कि ये बहुत क्रूअल प्रैक्टिस है और इसको बंद करना है। इवन पता है बाबर ने भी अपने तुजू के बाबरी में देखा, लिखा है कि मैंने पहली बार ये सती देखा जब एक छोटी सी बच्ची को दुल्हन बना के सजा के पूरा ढोल नगाड़े बजा के उसको ले जाया जा रहा है, लकड़ी पे उसके हाथ पैरों को चेन से बांध दिया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया। ओके, तो इवन बाबर जो जो जिसको कहा कहते हैं कि ये तो युद्ध के बाद सिर काट के पहाड़ बनाता था, और शायद सच भी है वो बात, लेकिन वो कहता है कि ऐसी क्रूएल प्रैक्टिस तो हमने अपने यहाँ भी नहीं देखी कभी। ओके, सती उतना डरावना होता था। राइट, एंटी सती स्ट्रगल 1818 में इन्होंने कहा कि मैं इसके अगेंस्ट मूवमेंट शुरू करूंगा, और फाइनली सक्सीड हुई। गवर्नमेंट चाहती भी थी कि इस क्रूएल प्रैक्टिस को खत्म किया जाए। जब बाबर जैसे इन्वेडर को वो चीज इतनी फील हो सकती है तो ब्रिटिशर्स को भी फील हुई कि यार ये तो बहुत क्रूएल प्रैक्टिस है इंडियन सोसाइटी में। तो गवर्नमेंट ने भी, और गवर्नमेंट को इजी इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर एक पब्लिक ओपिनियन क्रिएट कर लिया था राजा राम मोहन रॉय ने, काफी पब्लिक को मोबिलाइज कर लिया था कि यार ये खत्म होना चाहिए। और जब पब्लिक मोबिलाइज हो गई, पब्लिक एग्री हो गई, तो गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना था, उसने एक रेगुलेशन 17 रिलीज किया 1929 में। विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल थे, और अब सती को एबॉलिश कर दिया गया। अगेन ईयर याद रखना जरूरी है, जब तक ईयर याद नहीं रखोगे फिर वो जो मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाए हैं उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। एंड मैंने अभी मेंशन नहीं किया था, बट मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको गवर्नर जनरल पे पूरा एक शॉर्ट नोट बना के दूंगा, सारे गवर्नर जनरल का सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। कल को आपको सती पे क्वेश्चन आ जाएगा तो वो पूछा जाएगा, उसमें दो तीन स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट डाला जाएगा कि इस टाइम विलियम बेंटिक थे गवर्नर जनरल, या 1857 में जब रिवोल्ट हुआ उस टाइम पर गवर्नर जनरल फलाना आदमी थे, या ये वाला जब रेगुलेशन आया, सपोज रेगुलेशन ऑफ 1818, तो उस टाइम गवर्नर जनरल फलाना आदमी थे। इस टाइप की चीजें पूछी जाएंगी प्रीलिम्स में। यूपीएससी आपको फैक्ट बेस की तरफ ले जा रहा है तो थोड़ा सा याद तो करना पड़ेगा। ओके, इन्होंने विमेन के लिए डिमांड की है इनहेरिटेंस राइट एंड प्रॉपर्टी राइट्स। और यही एक ये इन्होंने इसलिए भी डिमांड की क्योंकि जो सती प्रथा थी ना, इसको एनकरेज भी कुछ सेक्शन ने इसीलिए किया था कि यार हस्बैंड की डेथ हो गई तो इसकी ये प्रॉपर्टी राइट क्यों मांगे। ठीक है, या अगर इसने रीमैरिज कर ली और फिर इसके चाइल्ड हुए तो ये कहेगी ये मेरे फर्स्ट हस्बैंड की प्रॉपर्टी है।
तो ये सब प्रॉपर्टी को लेकर ही सती को और ज्यादा प्रोपोगेट किया गया था। और अगर ये ऑप्शन दिया जाए कि चलिए आपको सती नहीं होना तो विडो बन के रह लो, तो विडोहुड में उसकी लाइफ बहुत बुरी होती थी। विडो होना इज लाइक बिना किसी रिटर्न के आप बस जिंदगी भर सर्वेंट का काम कर रहे हो उस घर में, सब लोगों के लिए, क्योंकि वैसी लाइफ थी। तो फिर विमेन सोचती थी इससे अच्छा सती हो जाते हैं, राइट। तो इन्होंने डिमांड किया कि विमेन को इनहेरिटेंस राइट भी मिलने चाहिए, प्रॉपर्टी राइट भी मिलने चाहिए। इन्होंने डिमांड किया कि मॉडर्न एजुकेशन दीजिए हमारे लोगों को, ये सिर्फ गुरुकुल बेस्ड एजुकेशन नहीं चलेगा, रिलीजन बेस्ड एजुकेशन नहीं चलेगा। आज मुस्लिम कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, मदरसा के एजुकेशन। मैं इंडिया कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा हूँ, मेजोरिटी जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, पाकिस्तान है, इनमें वो जो मदरसा में रिलीजियस बेस्ड एजुकेशन को एम्फेसाइज करते हैं ना, उसी वजह से प्रॉब्लम है उनके साथ मेजोरिटी। मॉडर्न एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया, और डेविड हेयर ने जब हिंदू कॉलेज की स्थापना की 1817 में, तो उसको भी इन्होंने सपोर्ट किया था। ओके, नाउ रिमेंबर दिस ईयर, डेविड हेयर्स हिंदू कॉलेज 1817। हमने पीछे पीवाईक्यू देखा, इस तरह के पूछे गए थे। 1825 में इन्होंने खुद स्टैब्लिश किया वेदांता कॉलेज। ओके, वेदांता कॉलेज। इसके अलावा अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे वो पॉइंट्स हैं, इसलिए मैंने इनको अलग से लिखा है, जो आगे चल के जब आपकी कांग्रेस बनेगी, ठीक है, कांग्रेस बनेगी 1885 में, और उसका पहले 1905 तक उसका चलता है मॉडरेट फेज, जिसे हम मॉडरेट लीडर्स का फेज कहते हैं। 1905 तक ये 20 साल जो मॉडरेट फेज रहा ना, इसने सारे पॉइंट्स वही उठाए जो राजा राम मोहन रॉय ने डिमांड किए थे स्टार्टिंग में, राइट। राजा राम मोहन रॉय आपको ये सब चीजें कब डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं 1833 में। कांग्रेस बनेगी इसके भी 50 साल बाद, लेकिन आप ये देखिए कि उन्होंने 50 साल पहले ही वो इश्यूज हाईलाइट किए थे जो आगे चल के कांग्रेस करेगी 1885 के बाद। ओके, इन्होंने कहा फर्स्ट इज कि ये जो ऑपरेसिव प्रैक्टिस है ना, ये बंगाली जमींदार जो रेंट के नाम पे और बॉन्डेड लेबर के नाम पे इनको पीजेंट्स को सब्जुगेट कर रहे हैं, ये कंडेम करते थे इसको कि ये बहुत ऑपरेसिव प्रैक्टिस है ये जमींदार वाली। ओके, ये परमानेंट सेटलमेंट वगैरह जो लेकर आए थे ये लोग, वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बंगाली जमींदार जो बिहेवियर कर रहे हैं ठीक नहीं है, तो इसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया। दूसरा, इन्होंने डिमांड की कि ये हर साल रेंट अपनी मन मर्जी से फिक्स कर लेते हैं, इतना दो उतना दो। आप फिक्स कर दीजिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप फिक्स कर दीजिए मैक्सिमम रेंट क्या होगा, ताकि पीसेंट को पता हो कि मुझे इतना ग्रो करना है, उसमें से मेरा रेंट इतना चला जाएगा बस। ठीक है, ये तो नहीं ना कि आपने रेंट पे रूम ले रखा है तो हर हर महीने वो कह रहा है कि यार इस महीने का इतना रेंट दो, और आप पूछ रहे अगले महीने का, वो मैं अगले महीने ही बताऊंगा, अभी से क्यों बताऊं? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पहले ही फिक्स कर दो मैक्सिमम रेंट, गवर्नमेंट फिक्स कर दे कि कितना हो सकता है। एबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ऑन टैक्स फ्री लैंड। इवन जो टैक्स फ्री लैंड हुआ करते हैं, जैसे सपोज जंगल है उसको काट लिया, फिर उन्होंने अपने एग्रीकल्चर ग्रो करना शुरू कर दिया, तो उस टैक्स फ्री लैंड पर भी टैक्स डिमांड करने लगे थे। रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन इंडियन गुड्स अब्रॉड। अब देखिए, पता है इंडिया के हैंडकरचीफ, क्योंकि हैंडमेड होते थे सब, इतनी अच्छी क्वालिटी के होते थे कि ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री में, अगर आप इंडियन हैंडकरचीफ या इंडियन क्लॉथ यूज कर रहे हो तो उस पर फाइन लगा दिया जाता था वहां के लोगों पे। आपने इंडिया का गुड्स लिया, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये था कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है इसको डिस्ट्रॉय करना है, राइट। और डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या था कि इंडिया से जो जा रहा है बन के, और आज से नहीं एंशियंट टाइम से जा रहा था, उस पर ये लोग बहुत हाई टैक्स लगाते थे। ठीक है? और टैक्स से क्या हुआ फिर, और ये क्यों लगता था टैक्स? क्योंकि ब्रिटिश में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कहते थे कि हम लोग मशीनों से कपड़े बना रहे हैं, बट अभी भी हम इंडिया के हैंडीक्राफ्ट से साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिशर्स वहीं की फैक्ट्री से बने हुए कपड़े खरीदें, उसके लिए इंडिया से आने वाले कपड़ों पर हाई टैक्स लगा दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने कहा यार ये तो महंगा पड़ रहा है इंडिया का कपड़ा, तो फिर उन्होंने इंडस्ट्री में मशीनों से बने हुए कपड़े खरीदना ज्यादा शुरू कर दिए। और इसलिए ब्रिटेन में सबसे पहले शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बेस्ड ऑन टेक्सटाइल्स। इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया गया हाई टैक्सेस लगाकर, और ब्रिटिश इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड बढ़ाई गई। और उसके बाद इतना ही नहीं, अब जब हम लोग यहाँ से अपने एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कपड़े, तो हाई टैक्स लग रहा है, लेकिन ब्रिटेन की मशीनों से बन के आने वाला कपड़ा लंकाशायर मैनचेस्टर से, इस पे इन लोगों ने टैक्स रिड्यूस कर दिया या जीरो ही कर दिया ऑलमोस्ट। ठीक है, यानी कि इंडिया में इंपोर्ट कर हो रहा है उस पर कोई टैक्स नहीं है, तो वहां से कपड़ा आता रहा मशीनों से, और हमारे इंडियंस लोग भी अब उस कपड़े को खरीदने लगे। क्यों? क्योंकि वो सस्ता पड़ रहा है। ये हम लोग हाथ से बना रहे थे, हाथ से बनाई हुई चीज में टाइम लगता है, और मेहनत ज्यादा लगती है, तो महंगा भी होता है, राइट। तो आपने एक तो ब्रिटिश के लोगों के लिए अपनी फैक्ट्रीज का मार्केट खोल दिया, और इंडिया का भी मार्केट आपने अपनी ब्रिटिश फैक्ट्रीज के लिए खोल दिया बाय रिड्यूसिंग इंपोर्ट टैक्स एंड इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट टैक्स, राइट। तो इन्होंने यही कहा कि अब्रॉड में इंडिया का माल बिल्कुल नहीं बिक रहा है, क्योंकि आपने बहुत हाई एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, तो इस एक्सपोर्ट ड्यूटी को कम कीजिए। ठीक है, आप सोचिए कि कितनी 50 साल पहले वो ये बातें कर रहे हैं। एबॉलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेडिंग राइट्स।
कंपनी के पास मोनोपोली रही है ऑलमोस्ट 1857 की, जब तक बैटल नहीं हुई ना, कंपनीज के पास पूरे ट्रेडिंग राइट्स मोनोपोली एज इट इज बनी हुई थी। ठीक है, 1833 में उसको लगभग खत्म कर दिया गया था, बट उसके बाद भी जहां पर काफी सारी मोनोपोली इसने रखी थी वो इनडायरेक्टली। ठीक है, लॉ, अब लॉ के हिसाब से तो हमारे यहाँ बहुत चीजें खत्म की जा चुकी है, बट वो आज भी प्रैक्टिस हो ही रही है ना। ये ऐसा थोड़ी कि बॉन्डेड लेबर नहीं चल रहा है आज इंडिया में, या अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं हो रही है विलेजेस में, सब हो रही है। वैसे ही हाल उस टाइम थे। इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज एंड सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, नो दीज टू थिंग्स इज इंपॉर्टेंट। नो अंडरस्टैंड, फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई व्हाई। ठीक है, देखिए एक है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू समझिएगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसका काम क्या है, रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, किससे, पीजेंट से। अब सपोज कि मुझसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू लिया जा रहा है या गलत तरीके से लिया जा रहा है, एक्स्ट्रा लिया जा रहा है, तो मैं कंप्लेंट करने कहाँ जाऊं, मैं जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। राइट, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हेड कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही बैठा हुआ है, और रेवेन्यू कलेक्शन कौन कर रहा है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही कर रहा है। तो मैं अपनी ग्रीवांसेस लेके अगर कोर्ट जाऊंगा तो क्या ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपनी ही अगेंस्ट जजमेंट दे देगा क्या, नहीं ना, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दोनों पावर दे दी गई, इसको रेवेन्यू पावर भी दे दी गई, ठीक है, और इसी को अपने जुडिशरी की पावर भी दे दी। राइट, यानी कि एग्जीक्यूटिव का काम भी यही कर रहा है और मैजिस्ट्रेट का काम भी यही कर रहा है। इसलिए फिर हमने 1973 में लाए ना हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और हमने सेपरेट किया, ये हमारे डीपीएसपी का भी पार्ट है। तो ये चीज तब से की जा रही थी, कलेक्टर के पास अगर दोनों राइट होंगे कि एग्जीक्यूटिव एक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन भी वही कर रहा है और जुडिशरी उसमें एडजुकेट भी वही कर रहा है, तो वो अपने खिलाफ थोड़ी जजमेंट दे देगा। राइट, तो ये सेपरेशन की बात की गई। इंडियनाइजेशन ऑफ सुपीरियर सर्विसेज, दो सर्विस हुआ करती थी, एक हायर सर्विसेज, एक कोवेनेंट सिविल सर्विस। कोवेनेंट यानी आज की सीडी ग्रेड समझ लीजिए। तो सीडी ग्रेड में तो अलाउ किया गया इंडियंस को, बट हायर जो सर्विसेज थी, टॉप क्लास इंडियन सिविल सर्विस टाइप, ये इंडियंस को खोली नहीं गई थी काफी टाइम तक। ओके, ये बाद में खोली जाएंगी उधर जब 1854 में 1854 में मैकाउले रिपोर्ट आएगी और वो सब लागू होगा। ठीक है, तो इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस की डिमांड इन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। सिमिलरली जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियंस एंड यूरोपियंस। अब इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो आगे चल के होगी, इल्बर्ट बिल में वही किया था कि लॉर्ड रिपन के टाइम इन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था, और सबसे अच्छे गवर्नर जनरल भी माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। उन्होंने कहा था कि यार जज तो जज है, चाहे वो इंडियन हो या ब्रिटिशर्स हो, लेकिन यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स लोग थे, ठीक है, उनको बहुत तकलीफ हो गई थी यूरोपियन डिसेंट के, कि यार इंडियन जज हमें सजा देगा, सीरियसली, जिन पे हम रूल कर रहे हैं वो पढ़ लिख के जज बन के हमें सजा देंगे। ओके, तो फिर वो इल्बर्ट बिल को विड्रॉ किया गया। तो ये वही पहले ही डिमांड कर रहे थे ये कि इंडियंस और यूरोपियंस में जुडिशियल इक्वालिटी होनी चाहिए, जज इज ए जज, डजेंट मैटर इंडियन या यूरोपियन। एंड ट्रायल ज्यूरी के द्वारा होनी चाहिए। ज्यूरी के द्वारा यानी कि सिर्फ कोई एक जज बैठ के फैसला नहीं करेगा, एटलीस्ट 3 से 5 जज की पूरी ज्यूरी बैठेगी, बेंच बैठेगी, वो डिसाइड करेगी। राइट, तो ये सब डिमांड्स इनकी थी। और एक और बात कि इस टाइम पर नेपोलिस इटली में और स्पेनिश अमेरिका, इन सब में रिवोल्ट चल रहे थे, तो इन्होंने सपोर्ट किया था इन रेवोल्यूशंस को। एंड ही कंडेम्ड द ऑपरेशन ऑफ आयरलैंड बाय ऑपरेशन बाय एब्सेंटी इंग्लैंड लैंडलॉर्ड। ये वैसी हाल थी कि इंग्लैंड के लोगों ने आयरलैंड में जमीनें खरीद रखी थी, और वहां पर वहां के लोगों से लेबर की तरह काम कराते थे और पूरा रेवेन्यू अपने पास रखते थे। जैसे हमारे यहाँ जमींदार थे, वैसे ही वहाँ इंग्लैंड में ये लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। राइट, तो इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने काफी ध्यान दिया। राइट, इकोनॉमिक लेवल पे हमने देख लिया, रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी, एबॉलिशन ऑफ ट्रेड, राइट, यानी इकोनॉमी की भी समझ रखते थे। उसी के साथ साथ हमने पॉलिटिकल समझ भी देख ली इनकी, एग्जीक्यूटिव और उसके सेपरेशन की बात की, इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस एंड सो ऑन। ओके, और ये सब भी इकोनॉमी का पार्ट है। ऊपर हमने रिलीजियस सोशल मूवमेंट्स उनकी देख ही लिए। राइट, तो आपको यहाँ तक समझ में आया सब कुछ राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है, अब ब्रह्म समाज कब बना, हमारा 1828 में। अब हुआ क्या इसके बाद, 1866 तक जाते जाते इसमें डिवीजन हो गया। ठीक है, 1866 में ये डिवाइड हो गया दो पार्ट में। एक बन गया नया, दैट इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। ठीक है, और जो पुराना रह गया अंडर लीडरशिप ऑफ दिस पर्सन देवेंद्रनाथ टैगोर, जो पुराना रह गया उसने अपना नाम बदल लिया आदि ब्रह्मो समाज। ओके, 1866 में पहला स्प्लिट होता है, एक नया बन जाएगा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया अंडर केशव चंद्र सेन, और जो बच गया था लेफ्ट ओवर, उसने अपना नाम बदल लिया आदि ब्रह्मो समाज। उसके लीडर रहे देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये 1905 तक जिंदा रहे, स्वदेशी मूवमेंट तक। ही ज्वाइंट इन 1842। 1839 में इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की, और तत्वबोधिनी नाम से ही पत्रिका भी
लेकर आते थे ये। इनने भी वही सब वर्क किया जो ऊपर हमने देखे सारे सोशल हेल्थ के अगेंस्ट। ये भी बात करते थे कि हमें हिंदुइज्म को रिफॉर्म करने की जरूरत है, लेकिन ये बहुत स्ट्रांगली अपोज करते थे क्रिश्चियन मिशनरीज को, क्योंकि इनका मानना था ये लोग कन्वर्शन कर रहे हैं हमारे लोगों का, राइट। 1866 में केशव चंद्र सेन ने अलग बना लिया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। ये 1858 में ज्वाइन हुए थे यहाँ पर एज अ आचार्य, ठीक है। इनका सबसे बड़ा जो रोल रहा वो रहा कि इन्होंने ब्रह्मो समाज की ब्रांचेस बंगाल के बाहर भी खोलना शुरू कर दी, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये रियलाइज करना शुरू कर दिया था इस टाइम पर कि सिर्फ बंगाल अकेला कोई अलग थलग नहीं है, वो ओवरऑल हम सब लोग एक ही कल्चर का पार्ट है, एक ही रिलीजन का पार्ट है, और हम सब पॉलिटिकली भी एक ही बनेंगे आगे चल के, ओके। लेकिन इनके थॉट थोड़े ज्यादा रेडिकल थे, इस वजह से इनको निकाल दिया गया बाद में 1866 में, और फिर इन्होंने अपना अलग समाज बनाया। इनके साथ बनती नहीं थी देवेंद्रनाथ टैगोर की बाद में चल के, ठीक है, क्योंकि थोड़े रेडिकल थॉट रखते थे। अब रेडिकल थॉट में आप देखिए, रेडिकल थॉट में वो क्या बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सभी रिलीजन से सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पर टैगोर साहब ज्यादा गलत थे, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने भी यही कहा था कि हमें सभी रिलीजन से अच्छी बातें सीखना चाहिए, और ये भी यही कह रहे थे कि वी शुड इंक्लूड टीचिंग्स फ्रॉम ऑल रिलीजन। एंड ही वाज वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, कार नहीं कास्ट सिस्टम, ओके। ये इवन इंटरकास्ट मैरिज को भी बढ़ावा देने की बात करते थे, तो ये बात देवेंद्रनाथ टैगोर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ब्राह्मण थे, मोस्टली थोड़े ऑर्थोडॉक्स थे, उनका मानना था कि नहीं, इंटरकास्ट मैरिज की बात मत करो, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हम अबॉलिश करने को तैयार हैं, लेकिन ये मत कहो कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अलाउ करने, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म करने के लिए हमें इंटरकास्ट मैरिज प्रमोट करनी चाहिए। देवेंद्रनाथ टैगोर को ये थॉट पसंद नहीं आए थे, बट इनका केशव चंद्र सेन का कहना था कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिजेस प्रमोट करें तो कास्टिज्म अपने आप खत्म हो जाएगा, राइट। तो इनको आचार्य के पद से डिसमिस कर दिया गया 1865 में, और 66 में इन्होंने नया समाज बना लिया विच इज कॉल्ड एज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब इसको याद रखना मुश्किल नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, बंगाल के बाहर भी ले जा रहे हैं इसको, महाराष्ट्र में भी ले जा रहे हैं, इसलिए इन्होंने अपने समाज का नाम क्या रखा, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, ठीक है। और इनका मानना था टैगोर साहब का कि हम तो ओरिजिनल हैं एकदम जैसे थे, तो इन्होंने आदि रख लिया, आदि यानी स्टार्टिंग वाले हम, ठीक है। फिर 1878 में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन को, इनकी एज एक्चुअली काफी कम थी, ये ज्यादा लंबा जिए नहीं, हार्डली 46 ईयर्स ही जिए। तो इनको लगने लगा था कि शायद मेरी उम्र ज्यादा नहीं है, तो इन्होंने अपनी 13 साल की बच्ची की शादी कर दी थी। अब पूरी उम्र आप लड़ते रहे अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, लेकिन आपने खुद ही 13 साल की बच्ची की शादी कर दी कूच बिहार के महाराज से। तो इस बात से इनके कुछ फॉलोवर नाराज हो गए, और 78 में वो लोग इससे बाहर निकल गए, और इन्होंने दूसरा बना लिया अपना ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज साधारण ब्रह्मो समाज, 1878। तो दो बार स्प्लिट हुआ ब्रह्मो समाज में। 1866 में हुआ जब केशव चंद्र सेन बाहर निकल गए अपने फॉलोअर्स को लेके, और देवेंद्रनाथ टैगोर रह गए अंदर, ठीक है। और फिर यहाँ पे हुआ जब केशव चंद्र सेन के भी कुछ फॉलोअर बाहर निकल गए इन द नेम ऑफ साधारण ब्रह्मो समाज, ओके। यहाँ 1866 ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बना लिया इन्होंने। 1878 में इन्होंने अपने 13 ईयर ओल्ड चाइल्ड की मैरिज कर दी, जो पसंद नहीं आई इन तीन लोगों को, आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता, और इन तीनों ने मिलकर बना लिया साधारण ब्रह्मो समाज। अब ये नेम याद रखना क्यों जरूरी इन पर्सन के, क्योंकि मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाए हैं, नेम बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं, ऑलराइट। तो ये बंगाल से अब चलते हैं थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ। तो केशव चंद्र सेन जब इसको स्प्रेड कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया, तो ये बॉम्बे में आए, और इन्होंने यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग के साथ 1867 में एस्टैब्लिश की प्रार्थना समाज को, ठीक है। प्रार्थना समाज को 1867 में एस्टैब्लिश किया आत्माराम पांडुरंग ने विद द सपोर्ट ऑफ केशव चंद्र सेन, राइट। अब ये ऐसा नहीं कि प्रार्थना समाज महाराष्ट्र की कोई पहली बॉडी निकल के आई सोशल रिफॉर्म के लिए, नहीं। इससे पहले सीक्रेटली एक बॉडी काम करती थी जिसका नाम था परमहंस मंडली। अभी सीक्रेटली क्यों काम कर रही थी, सीक्रेटली इसलिए कर रही थी क्योंकि हमने ऊपर क्या देखा था कि जब भी आप कोई रिफॉर्म की बात करते हो तो एक ऑर्थोडॉक्स एक्शन होता है जो आपके अगेंस्ट रिएक्शन करता है, राइट। तो उस ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन को से बचने के लिए इन्होंने अपने लिबरल आइडियाज जो थे वो प्रोपोगेट किए, लेकिन सीक्रेटली, ओपनली नहीं, राइट। तो 3 साल तक इसमें कोई ज्यादा प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली, बट 1870 में जब इसको एमजी रनाडे ने ज्वाइन किया, और उनके साथ भंडारकर एंड चंदवारकर ये तीनों भी ज्वाइन हुए, तब जाकर ये थोड़ा सा तेजी पकड़ी प्रार्थना समाज में। ये भी वही सब बातें कर रहा है, मोनोथिज्म की, एजुकेशन, परसुएशन एंड नॉट कन्फ्रंटेशन। ये कह रहे हैं कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, हिंदू ऑर्थोडॉक्स पीपल्स के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं करना, उनको एजुकेट करना है कि देखिए चाइल्ड मैरिज के ये लॉस हैं, ओके। फिर वो जल्दी मदर बनती हैं, हेल्थ उस लायक नहीं होती, शरीर उतना अच्छा स्ट्रांग नहीं होता है, तो डेथ ज्यादा होती है, फीमेल मोर्टेलिटी ज्यादा होती है, बच्चे जो होते हैं वो कमजोर होते हैं फिजिकली भी मेंटली भी। तो एजुकेट करना है, परसुएट करना है, कन्फ्रंट नहीं करना है कि हम होने नहीं देंगे, चाइल्ड मैरिज करके दिखाओ, हिम्मत है, तो उस तरह की चीजें नहीं करनी है।
एजेंडा वही है, 4 चीजों पे फोकस किया, कास्टिज्म के अगेंस्ट काम करेंगे, विमेन एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, चाइल्ड मैरिज को रोकेंगे एंड विडो रीमैरिज को प्रमोट करेंगे। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई 8 साल 10 साल में विडो हुई हो और आप उसको सारी जिंदगी अब कहो कि अब आपको ऐसे ही रहना है अकेले, दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट? और सिमिलरली यहाँ पर एमजी रनाडे ने डी के कर्वे, ढूंढू केशव कर्वे के साथ मिलकर स्टैब्लिश की। क्योंकि देखिए, आप विडो रीमैरिज की बातें करोगे तो उससे कुछ नहीं होगा, कोई स्टेप भी तो लेने पड़ेंगे ना। तो डी के कर्वे के साथ मिलकर इन्होंने बनाया विडो रीमैरिज मूवमेंट लॉन्च की एंड विडो होम एसोसिएशन बनाया, जहां पर ये विडो जो होती थी उनको कुछ वर्क सिखाते थे ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। ठीक है, तो ये बात हो गई प्रार्थना समाज की। 1867 ईयर्स याद रखने ही है, फिर से आपको टाइमलाइन बेस पूछा जा सकता है, कौन सा पहले बना कौन सा बाद में। दूसरी बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की, हेनरी विवियन डेरोसियो। ये आदमी ना, ये बहुत कम, हार्डली आई थिंक 22 ईयर्स में इनकी डेथ हो गई थी। बट बट बहुत इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन काफी ज्यादा रेडिकल थे। मतलब आप कह सकते हो कि अपने टाइम से काफी आगे की सोच रख रहे थे। ठीक है, काफी रेडिकल थे और ये प्रोफेसर भी थे तो इंटेलेक्चुअल भी थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस ज्यादा था इनके ऊपर। ही बिलीव इन लिबर्टी एंड फ्रीडम। इनका मानना था कि लिबर्टी एंड फ्रीडम सबकी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर कास्ट के लोगों के पास लिबर्टी है, फ्रीडम है, दूसरों को बंधुआ मजदूर बना के रखा, दैट्स नॉट थिंग। ओके, विमेन के पास भी राइट होने चाहिए सारे, उनको उसको भी एजुकेशन मिलना चाहिए। तो ये थोड़ा अपने टाइम से आगे की बातें कर रहे थे, इसलिए इनकी मूवमेंट कभी ज्यादा मासेस को अट्रैक्ट कर नहीं पाई। और इनकी जो बातें थी ना, वो मोस्टली बुकिश लेवल पर ही रह गई। क्योंकि इनकी मूवमेंट, अगेन मैंने आपसे कहा, मैं आपसे कितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लूं, डजेंट मैटर, जब तक कि मैं उसको कोई एक इंस्टीट्यूशनल शेप ना दूं। तो इन्होंने कभी ऐसी कोई सभा स्टैब्लिश नहीं की, कुछ अलग से नहीं बनाया। इनकी जो भी बातें थी वो मोस्टली बुकिश ही रह गई। प्रोफेसर थे, बातें करते थे, लोगों को समझाते थे, बट वो बुकिश ही रह गया मोस्टली, ग्राउंड लेवल पे कुछ हो नहीं पाया। कोई लिंक स्टैब्लिश कर नहीं पाए मासेस के साथ, और ये पीसेंट के कॉज को बिल्कुल रेस नहीं कर पाए। राजा राम मोहन रॉय की सक्सेस का एक पार्ट था, क्योंकि वो बात कर रहे हैं रॉक्स की, कि जमींदार इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, मैक्सिमम रेंट फिक्स कीजिए। ठीक है, और ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल एग्जीक्यूटिव दोनों पावर एक ही आदमी के पास है, ये खत्म कीजिए। ठीक है, तो उन्होंने मासेस के साथ इन्वॉल्व हुए, वो ये लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाए, ये सिर्फ स्पीच ही देते रह गए। कि हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हुआ करते थे, बट इन्होंने भी वही सारी बातें कैरी ऑन की जो राजा राम मोहन राय प्रोपोगेट करके गए थे, जैसे इंडक्शन ऑफ इंडियन इन हायर सर्विसेज, प्रोटेक्शन ऑफ ऱ्योट्स फ्रॉम ऑपरेसिव जमींदार्स, बेटर ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड एंड इंडियन लेबर अब्रॉड मतलब जो मॉरिशियस और कैरिबियन में लेके गए थे ना हमारे इंडियंस को, कि आपको यहाँ पे मजदूरी करनी होगी। ठीक है, आपको शुगर केन फार्मिंग में काम करना होगा। श्रीलंका लेके गए टी गार्डन वगैरह में काम कराने, तो जो हमारे इंडियन लेबर्स को ये लोग लेके गए थे अब्रॉड, उनके साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट करें, इसकी डिमांड की इन्होंने। प्रोविजन फॉर कंपनी चार्टर जो हर 20 साल में आता था, राइट, 1818 सॉरी 1813, 1833, 1853 एंड सो ऑन, हर 20 ईयर्स में आता था। एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस, इन्होंने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात सबसे पहले की थी, कि जब तक फ्रीडम प्रेस फ्री एंड फेयर नहीं होगा, तब तक पब्लिक को एजुकेट नहीं कर सकते। और प्रेस का देखिए मेन काम ही यही था, पब्लिक को एजुकेट एंड अवेयर करना। लेकिन आज का प्रेस आपको मिसगाइड करता है, खुल के मिसगाइड करता है। 2014 में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला हिंदुस्तान को, कि भारत आज विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़ा है, सीरियसली। एंड ट्रायल बाय ज्यूरी। ओके, तो ये इनकी कुछ डिमांड्स थी। इसके बाद 3 लोगों के बारे में और जानेंगे हम। फर्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। मोटिव वही है, विडो विमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, गोल वही है आज भी। ठीक है, लेकिन इनके बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है, इन्हीं पर क्वेश्चन आया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फर्स्ट ही वॉज प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज इन 1850। इन्होंने संस्कृत कॉलेज को नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी खोला था, कि संस्कृत का नॉलेज, स्क्रिप्चर, रिलीजन का नॉलेज सबको मिलना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मण्स को नहीं। ओके, तो ये भी काफी प्रोग्रेसिव इंसान थे। ही इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट्स इन संस्कृत कॉलेज। हमें सिर्फ रिलीजन बेस्ड एजुकेशन नहीं देना है, हमें वेस्टर्न एजुकेशन देना भी जरूरी है, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर पाएगा। सिर्फ रिलीजन को जान लेना, रिलीजन बेस्ड एजुकेशन ले लेना काफी नहीं है। ओके, और एंड सेक्रेटरी ऑफ बैथुन स्कूल जो स्टैब्लिश हुआ था 1849 में। अभी जो बैथुन स्कूल है ना, ये विमेन मूवमेंट का नतीजा था, या विमेन्स की जो मूवमेंट चालू हुई थी कि हमें एजुकेशन चाहिए, उसी का नतीजा था बैथुन स्कूल का स्टैब्लिशमेंट इन 1849। एंड ही वाज द सेक्रेटरी ऑफ बैथुन स्कूल, और यही आपका क्वेश्चन था 2022 प्रीलिम्स का। ठीक है, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में बात हो गई। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट पर्सन है बाल शास्त्री जाम्भेकर। 1812 से 1846। 1832 में इन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया, दर्पण। अभी इस तरह की चीजें आपसे पूछी जाएंगी प्रीलिम्स में, फलाना न्यूज़पेपर किसका था, फलाना किसका था। तो दर्पण इनका न्यूज़पेपर था। और ये आदमी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनको फादर माना जाता है ऑफ मराठी जर्नलिज्म। ओके, सोशल रिफॉर्म वही सब मूवमेंट्स की बात, इश्यूज की बात वो कर रहे हैं। 1814 में इन्होंने एक और न्यूज़पेपर लॉन्च किया विद द नेम, सॉरी,
विद द नेम ऑफ दिग्दर्शन। ठीक है, तो इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए, दोनों का ध्यान रखिएगा, दर्पण एंड दिग्दर्शन। ये 2 न्यूज़पेपर फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, साइंटिफिक सब्जेक्ट और हिस्ट्री पर लिखते थे। दिग्दर्शन में ये रिलीजन और सोशल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, दिग्दर्शन में ये साइंटिफिक सब्जेक्ट और हिस्ट्री की बातें कर रहे हैं। ठीक है, इन्होंने फाउंड की बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। ओके, तो एजुकेशन को एम्फेसाइज कर रहे थे। एंड ही वाज द फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ एल्फिंस्टोन कॉलेज एंड ही वाज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ कोलाबा ऑब्जर्वेटरी। क्या आप मुझे बता सकते हैं एल्फिंस्टन कॉलेज कहाँ है अभी प्रेजेंट में? उसी तरीके से परमहंस मंडली, वही जो हमने ऊपर देखी थी ना, प्रार्थना समाज की प्रीकर्सर थी ये। ठीक है, उसके पहले आई और फिर यहीं से आगे चल के प्रार्थना समाज निकला। ठीक है, सीक्रेट सोसाइटी थी, कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते थे ऑर्थोडॉक्स लोगों से, इसलिए रैशनैलिटी को एम्फेसाइज कर रहे थे। रैशनल रहिए, क्वेश्चन कीजिए, पूछिए कि ये चीज हो रही है। क्योंकि आज लोग बहुत बोलते हैं मोदी जी सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं, उन्होंने बहुत काम किए, बट जब पूछा जाए काम क्या किए एग्जैक्टली, तो 5 काम भी नहीं बता पाते हैं वो। कि स्कीम्स के नाम गिनाते रहेंगे, जबकि उन स्कीम्स में जम के करप्शन घोटालेबाजी हुई है, जो कि खुद सीएजी की रिपोर्ट्स बताती हैं। राइट, हेमा मालिनी जी से पूछा गया कि आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या काम करें, तो उनका जवाब था कि मैंने काम बहुत करे बट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। हमारे भोपाल से आती हैं एक और, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, साध्वी प्रज्ञा। ओके, उनसे भी पूछा गया कि आपने क्या क्या काम किए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनका जवाब था जय श्री राम और भारत माता की जय, ये बोल के खत्म। ओके, फिर कहती हैं जो काम मोदी जी ने करे मैंने भी वही करे। ओके, तो इस तरह का ब्लाइंड भक्त नहीं बनना है, रैशनल रहना है, रैशनल जस्ट क्वेश्चन। ओके, कास्टिज्म के अगेंस्ट फाइट करना है, और इसकी स्टैब्लिशमेंट किसने की थी? दादूबा पांडु रंग ने। ओके, 1849 में इन महाराष्ट्र। ईयर्स याद रखना जरूरी है, ईयर्स याद नहीं रखोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा वहां। ओके, तो यहाँ पे हमने कुछ बॉडीज के बारे में जाना, एक पार्ट और करेंगे हम इसका, अगर आपकी तरफ से रिस्पांस अच्छा आता है तो हम इसका पार्ट 2 जरूर करेंगे, ताकि और इसके साथ जो इस पे बेस्ड एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, वहां से प्रैक्टिस कर लेना। इससे पहले मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के आपके साथ 2 सेशन किए, पार्ट 1 पार्ट 2, अभी उसका पार्ट 3 और आएगा। ठीक है, उस पे बेस्ड भी एमसीक्यूज मैं आपके टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दूंगा, उसको वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्पॉन्स हम इसका पार्ट 2 बनाने की सोचेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।